अगर आपको दिल छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल वेडिक्टेड 09 को सब्सक्राइब करें। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित शांति भाग 1 उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 की एक मार्मिक कहानी है जो एक मध्यम वर्गीय गृहिणी के संघर्ष, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों और अंत में मिलने वाली मानसिक शांति के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सादगी और निष्कपटता अंततः सुख शांति लाती है। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो वह रंगरेलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा रो लेता हूं। हमारे देर रो लेता हूं। हमारे बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वह दिल्ली में। लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता हो कि हम आपस में ना मिल पाते हों। वह स्वच्छंद प्रकृति के विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाला आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यहां लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी ना जानने की चेष्टा की। उनकी जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा। लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी साँचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक चातुरी होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है, उससे वो वंचित थी। यहां तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया तो घर में बर्तन भांडे और मकान के सिवा और कोई संपत्ति न थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे न हुए थे। यूं तो लड़पन उनके स्वभाव में ही था, लेकिन इस उम्र में प्रायः सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, इसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था, उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपए महीने की जरूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे क्या होगा? मेरी बुद्धि कुछ काम न करती थी। इस अवसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चे की किसी ने बात तक न पूछी। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदार्य से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2 सज्जन जो रंडुवे थे, उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो महारी देवियों का जौहर है, और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपए माहवार मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था। इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहां मेरे अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही।
विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वो श्री लुप्त हो गई थी। पहली नजर में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूं और आत्मा की दैहिकता में मुझे संदेह है, लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नजर में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था। मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथा लिए थे। पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए थे उन्हें क्या करती। नारियों के जीवन में ये वो अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियां और विषाद की रेखाएं अंकित थीं, जिन्हें उसकी प्रयत्नशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी। केशों पर सफेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थीं गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी ये क्या दशा है, बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र तो 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूं जितनी जल्द हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुन के ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पाऊं, मुझे जिंदगी की परवाह न रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे वो थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार ना आया। मेरे हृदय में बरछी सी चुभ गई। इतने दिनों इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों न दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूं? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा, परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होगे, तुम्हें क्यों सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए बचा भी रहेगा। लेकिन बात को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20,000 हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की कि मुझे घर से निकाल न दिया। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाए। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में घुली जा रही हूं। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी हूं, न तुम्हें हाथ मुंह धोने को पानी दिया, न कुछ जलपान लाई और अपना दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें हों। घर पर तो सब कुशल है? मैंने कहा, मैं तो सीधे बंबई से यहां आ रहा हूं, घर कहां गया? गोपा ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियां मिट गई हैं। पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल ये होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहां ना आने देंगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते ही देखते दीपक जलाने लगी। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की अबोध और कृशतनु बालिका रूपवती युवती हो गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशील प्रकृति का पता दे रही थी।
जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था, उसकी तरफ आज आंखें न उठा सका। और वो जो मेरे गले से लिपटकर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी न रह सकी। जैसे मुझसे वस्तु छिपाना चाहती है और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूं। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची सुन्नी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वें में हूं। घर का भी कुछ कामकाज करती हो? अम्मा जब करने भी दे, गोपा बोली। मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम के नगीच नहीं जाती। सुन्नी मुंह फेरकर हंसती हुई चली गई। मां की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम न करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती। यह शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं तो भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी? लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते हुए तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घरवर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे।